भाइयों और बहनों, ख़ासतौर से यंग पेट लवर्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। मैं डॉक्टर हक आपको ये बताने जा रहा हूँ कि लू लगने के बाद उसका फर्स्ट एड क्या होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं जो भी बताऊंगा आपको वो बड़ा टेक्निकल होगा एवं वो साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक भी होगा। आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई शंका हो तो आप हमें बिना झिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो आते हैं आप अपने असल टॉपिक पे। फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक इन पेट्स। यह हीट स्ट्रोक डॉगीज़ में भी होता है, बिल्लियों में भी होता है। बिल्लियों में जो हीट स्ट्रोक का लक्षण है उसको मैं अलग से वीडियो बना के आपके सामने रखूँगा। बिल्लियों में, कैट्स में जो हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं वो थोड़ा सा डॉग्स से भिन्न है। अब मैं शुरू करता हूँ कि आपके लिए फर्स्ट एड क्या है। कोशिश करूँगा कि कुछ टिप्स भी बताऊँ आपको ताकि आप जान सकें। फर्स्ट एड का मतलब होगा कि जैसे आपको बीमारी का पता चले, आप इमीडिएटली जीवन रक्षा के लिए, अपने पेट्स की जान बचाने के लिए क्या करेंगे, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। तो इस फर्स्ट एड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कूल फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट सेकेंड। मतलब ये हुआ कि पहले जैसे आपको शंका हो, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ आपको अपने अगले वीडियो में कि लक्षण क्या हो गए। जैसे आपके डॉगीज़ को हीट स्ट्रोक होगा, वो पेंटिंग शुरू कर रहा है, जोर से सांस लेगा, लेथार्जी हो जाएगा, हमेशा ठंडे जगह पर बैठेगा। जैसे आपको अनुभव हो कि इसको लू लग गई है, हीट स्ट्रोक हो गया, तो आप उसको फर्स्ट एड क्या करेंगे। तो इसमें मैं अभी जैसे बताया, कूल फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट सेकेंड। ट्रांसपोर्ट सेकेंड का मतलब कि किसी डॉक्टर के पास ले जाने के पहले आप अपने डॉगीज़ को, अपने कैट्स को कूल डाउन करें। कूल डाउन का मतलब उसको ठंडा करें। कैसे करेंगे वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। बस इतना याद रखें कि कूल फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट सेकेंड। इसके बाद इमीडिएटली अपने पेट्स को, चाहे वो डॉगीज़ हो या कैट्स हो, किसी ठंडे प्लेस में, वेल वेंटिलेटेड प्लेस में ट्रांसपोर्ट करें, उसको वहाँ ले जाके रखें एवं साथ ही साथ उसको थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पिलाने की कोशिश करें, जिसको सिप्स बोलते हैं। 1-2 सिप्स दें। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखें कि आप अपने पेट्स को बाई फोर्स पानी न पिलाएं इस स्थिति में। क्यों कि आपका डॉग इस लेथार्जी है, सांस ज़ोर से ले रहा है, इसलिए ये पानी का जो ठंडा पानी का जो बूंद है वो उसके सांस नली में जाने की संभावना है, इसको फेफड़े की बीमारी होगी। इसको हम एस्पायरेशन निमोनिया कहते हैं। ये एक अलग जानलेवा कंडीशन है, इसलिए आप ज़बरदस्ती न पिलाएं। तीसरा इसको है कि आप क्या करें कि इसको कोल्ड वाटर इमर्सन करें। कोल्ड वाटर इमर्सन बड़े डॉगीज़ को नहीं कर पाएंगे आप। जो छोटे पपीज़ हैं उनको हीट स्ट्रोक लगता है। जो यंग डॉगीज़ हैं जिनकी उम्र 6 महीना है, 4 महीना है, 7 महीने है, उनको आप ठंडे पानी के टब में भर लें, बड़े बकेट्स में या बड़े चौड़े मुँह के बर्तन में, और उसमें इसको डुबोएं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, गर्दन से नीचे ही डुबोना है, गर्दन से ऊपर नहीं। क्यों कि यह पानी जो है ठंडा उसके सांस की नली में जाएगा, उसके मुंह में जाएगा, फिर मुंह के जरिए वो सांस की नली में जाएगा, फिर फेफड़ा में पानी जाएगा और एक दूसरा जानलेवा कंडीशन हो जाए। इसलिए इमर्सन करें, लेकिन गर्दन के नीचे करें। तीसरा काम जो करेंगे वो आपको इवेपोरेटिव कूलिंग करनी है। अब मैं यहाँ बता दूँ कि इवेपोरेटिव कूलिंग क्या है। इवेपोरेटिव कूलिंग यहाँ पे यह है कि ठंडा पानी आप अपने डॉगीज़, अपने पेट्स के शरीर पे डालते जाएं और साथ साथ सामने में एक फ़ैन रख दें ताकि ज़ोर से हवा आए फ़ैन की, और ये जो ठंडा कर रहे हैं, जो पानी गिरा रहे हैं, ये पानी इवेपोरेट कर गए। चूँकि आपके डॉगीज़ का टेम्परेचर जिस वक्त लू लगी होती है उस वक्त इसका टेम्परेचर 104, 105 होता है, कभी कभी 106 भी होता है। तो उसका शरीर गर्म है। जैसे आप पानी डालेंगे तो इवेपोरेट करेगा। जैसे इवेपोरेट करेगा तो साइड में जो आप पंखा रखेंगे, पंखा चलाएंगे, तो इससे पानी जो है इवेपोरेट के माने पानी भाप बन के ऊपर उड़ा। तो जैसे ये पानी हटेगा तो वहाँ पे
ये कूलिंग करेगा, उसके शरीर का तापमान नीचे जाएगा। इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेटिव कूलिंग करेंगे। इमीडिएटली आप पानी गिराएं और बगल में इमीडिएटली फैन को, टेबल फैन को, या टेबल फैन नहीं है तो सीलिंग फैन को ही स्टार्ट कर दें ताकि पानी उड़े, ताकि वो पानी का जो भाप बना है वो उड़े, जिससे उसको इवेपोरेटिव कूलिंग होती रहे। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है, जहाँ पंखे की सुविधा नहीं है या और कोई इवेपोरेटिव का जो मैकेनिज्म नहीं है, तो आप अपने, जिससे कि आप अपने गमलों में पानी पटाते हैं या गाड़ी धोते हैं, इसको हॉस पाइप से इमीडिएटली ठंडा पानी नहीं है तो भी उसका टेम्परेचर आपके हाथ में ठंडा लगता है, उससे उसको पानी को हॉसिंग करें, पानी को उसके पूरे शरीर पे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि आप उसके गर्दन के नीचे ही करें, उसके मुंह, कान और आँख के ऊपर, नाक के ऊपर पानी न पाने, इसलिए कि वो फिर पानी सांस के लेने जाएगा और एक खतरनाक कंडीशन यहाँ उत्पन्न होगी। इसके बाद आप उसके बाद जो कंडीशंस है कि एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताता चलूँ कि ठंडा करना, जैसे मैंने कहा कूल फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सेकेंड, तो उसके शरीर को ठंडा करना है। यहाँ ठंडा करने के आप ये ना सोचें कि अगर हम बर्फ़ का पैकेट जो होता है जिसको आइस बैग कहते हैं, या अपने फ्रीज में आप जो क्यूब्स होते हैं उसमें पानी डालते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में बर्फ़ बनता है, उसको इमीडिएटली निकाल के उसके शरीर पर आप न लगाएं, या आइस पैक है उसको भी न लगाएं। इसका कारण ये है, ठंडा होने के लिए तो आप लगा रहे हैं लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं, ज़्यादा नुकसान है। क्यों कि जैसे आप आइस पैक तो उसके शरीर के ऊपर लगाए हैं तो जो ऊपर में जो जो वेंस है, जो ब्लड सप्लाई करते हैं वेंस, वो सिकुड़ जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, जिससे कि पानी का जो भाप का जो वेपोरेट है, जो ऊपर पानी वेपोरेट किया या शरीर डिसिपेशन के जरिए जो ठंडा हुआ, वो प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि रक्त में खून की प्रवाह कम हो गई। इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, आपको इतना बता दूं कि आइस या आइस पैक या आइस कूल वाटर, जो बिल्कुल बर्फ़ का पानी है, वो इसके शरीर पर न डालें, इससे फ़ायदा के बजाय आपको नुकसान होगा। दूसरा काम ये करें कि ठंडे पानी में टॉवेल को भिगो लें। ये पानी आइस पैक हो सकता है ताकि पानी ठंडा हो, बिल्कुल आइस नहीं, तो टॉवेल को भिगो लें। लेकिन बहुत लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि पानी को टॉवेल को भिगो देते हैं और इसके पूरे शरीर पर इसको ढक देते हैं ताकि शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाए। नहीं, यहाँ पर फिर एक आप गलती कर रहे हैं, पूरे शरीर को नहीं ढकना है। कारण इसका ये है कि जैसे आप पूरे शरीर को, जिसको लू लगी है, चाहे वो डॉगीज हो या कैट्स हो, तो जो पानी, कोई गर्मी, जो शरीर के गर्मी को निकलना चाहिए, उस गर्मी को ये टॉवेल ट्रैप कर लेता है, डिसिपेट नहीं होना था, जिससे शरीर का जो बढ़ा हुआ तापमान और टेम्परेचर वो बाहर नहीं जाता है, बल्कि वो ट्रैप हो जाता है, शरीर के अंदर ही रहता है, तो टेम्परेचर घटने के बजाय वो और बढ़ जाता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान देंगे कि बर्फ़ का पानी शरीर के पर नहीं लगाना है और ठंडे टॉवेल को शरीर के ऊपर नहीं लगाना है। हाँ, आप टॉवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे कि उस ठंडे टॉवेल को उसके पेट के अंदर, पेट के पास, या फिर उसके सीने के पास, या दोनों थाइस के बीच में, जो बगल में है दोनों थाइस के, वहाँ पे आप, या दोनों अगले पैरों के थाई के, दोनों अगले पैरों के जो शोल्डर्स के नीचे हैं या थाई के नीचे, वहाँ आप टॉवेल्स को लगा सकते हैं। इससे टेम्परेचर डाउन हो, शरीर के ऊपर न देंगे आप। तीसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ टिप्स भी मैं बताता चलूँ। अब टिप्स में बाद में थोड़ा मैं ट्रीटमेंट के बारे में बता दूंगा आपको। अब टिप्स में क्या देखें, अपने डॉगीज़ को हमेशा, ताकि लू नहीं लगे, वो ये तो मैंने आपको उपचार बता दिया ताकि शरीर का टेम्परेचर डाउन हो। फिर अगर ज़्यादा वो सीरियस है, अनकॉन्शियस है, तो अपने निकट के जो विशेषज्ञ हैं डॉगीज़ के या कैट्स के, उनके पास ले जाएं। लेकिन ले जाने से पहले आप उसके शरीर का टेम्परेचर अवश्य डाउन करें। कारण ये है कि जैसे आप गर्मी में, जहाँ बाहर का वातावरण का टेम्परेचर 40 से 45 है, जैसे अपनी गाड़ी से लेकर उसको निकलेंगे टेम्परेचर और हाई होगा, और लू की जो पैथोजेनेसिस है, जो उसकी प्रक्रिया है घातक, वो और बढ़ जाएगी, जिससे वो जान जाने की संभावना है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यह लू जानलेवा कंडीशन है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 15 मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए एक एक सेकंड, एक एक क्षण,
इसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है लू से बचाने के लिए। तो जो मैंने प्रक्रिया आपको बताई कि इमीडिएटली आप उसको वेंटिलेटेड प्लेस पे ले जाएं, शरीर पे ठंडा पानी गिराएं, टॉवेल्स के उसके दोनों थाइस के अंदर या पेट के ऊपर टॉवेल्स को लगाएं। तीसरी चीज़ मैं आपको कुछ टिप्स भी बता दूं। ठंडा पानी हमेशा उसको प्रोवाइड करें। अगर बर्फ़ का पानी देते हैं तो भी ठीक रहेगा, ताकि लू नहीं लगेगा। आप एक चीज़ और बताऊं कि आजकल तो हर घरों में टाइल्स है। जब गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर वातावरण का 40-45, कहीं कहीं पे तो 48 भी जाता है, 47 भी जाता है। अब जो गर्म प्रदेश है, ख़ास तौर से यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब और भी दूसरे गर्म प्रदेश हैं, या साउथ के भी जो स्टेट्स हैं, वहाँ भी गर्मी काफ़ी पड़ती है। खैर जहाँ भी हो, वहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप के घर के टाइल्स भी गर्म हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर वातावरण का टेम्परेचर हाई है और अपने डॉगीज़ को आप अपने घर में बंद करके चले जाते हैं तो घर के अंदर ही लू लग जाएगी, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके घर का टाइल्स भी गर्म हो गया तो आप ये करें कि कारपेट जो आप बिछाते हैं उसको पहले ठंडा कर दें, सुबह ही 8-9 बजे बिछा दें, उसी के ऊपर आपके डॉगीज़ बचते हैं। फिर दूसरा ये, अगर आप कारपेट नहीं यूज़ करते हैं तो अपने टाइल्स को ठंडे पानी से, आइस वाटर हो या जैसे भी हो, तो उसे उसको ठंडा कर दें, तब उस पर डॉगीज़ को बिछाएं। तीसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बता दूँ कि जो आप अपने डॉगीज़ के लिए जो कुछ गलतियाँ करते हैं उसके बारे में मैं बता दूँ। आप अपने डॉगीज़ को कार में, गर्म जो बाहर पार्क कार है उसमें आप कभी कभी देखा जाता है कि अपने डॉगीज़ के साथ, आपकी पूरी फैमिली के साथ आप घर से निकले हैं और आप बाज़ार मार्केटिंग के लिए निकल गए और डॉगीज़ को गाड़ी में बंद कर दिए। गर्मी के दिनों में ये भूल नहीं करनी है, क्योंकि गाड़ी का तापमान बहुत तेज़ी से, अगर बाहर का तापमान 45 है, 40 है, तो 2-3 डिग्री इजीली कुछ ही क्षणों के बाद ही बढ़ जाएगा। उससे गाड़ी के अंदर, ये कार में आपने जो अपने डॉगीज़ को छोड़ा है उसको हीट स्ट्रोक लगने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग अपने गैरेजेस में अपने डॉगीज़ को बांध देते हैं और बांधने के बाद अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपने किसी काम में चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जो घर की मैडम है वो भी कहीं चले जाती हैं, डॉगीज़ को गैरेज में बंद कर देती हैं या कर देते हैं आप लोग। तो गैरेज के अंदर भी ठंड, इस गर्मी से लू लगने की संभावना है। या अपने घर में भी अकेले उसको छोड़ कर जाएंगे तो पूरा इंतज़ाम करके जाएं, लेकिन ऐसे छोड़ के अगर गए तो उसको लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ मैं अपने एक चीज़ और बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिनके डॉगीज़ का रंग काला है वो जल्दी से अपने डॉगीज़ के लू लगने से सावधान हो जाए। यहाँ मैं उसके विपरीत एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि जिनके डॉगीज़ का कलर वाइट है, तो इस वाइट कलर को जब वातावरण का टेम्परेचर 40-45 से ज़्यादा होता है, उसको बाहर निकालेंगे तो वहाँ पे तो मैंने बताया हीट स्ट्रोक, यहाँ पे सन बर्न होने की संभावना बढ़ जाती है। सन बर्न खास तौर पे वहाँ होता है जहाँ पे मेलानिन पिगमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे कि आँख के नीचे, लिप्स के ऊपर, या और भी पोर्शंस जहाँ पे, या पॉज के ऊपर जहाँ पे मेलानिन पिगमेंट्स नहीं है, ज़्यादा फर भी नहीं है, वहाँ पे सन बर्न होने की संभावना होती है। इस सन बर्न से फिर लीजन्स होते हैं, फिर उस लीजन में इचिंग होती है, इचिंग की वजह से आपके डॉगीज़ उसको फिर स्क्रैच करते हैं, स्क्रैच करने के बाद से वहाँ वुंड होता है। अगर इसकी मैनेजमेंट आप ठीक से नहीं करेंगे तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होगा और यहाँ पे सोर और घाव बनने की संभावना हो जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब आप ठंडा करने लगते हैं, जो नहीं करना है, जो करना है वो तो बता दिया है, जो नहीं करना है वो है कि अपने डॉगीज़ जिसको लू लग गई है या ठंडा करने के लिए उसके गर्दन के ऊपर पानी नहीं डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ख़ास तौर से ये जो पग्स है, जो ब्रैक्योसेफेलिक जो ब्रीड्स हैं जिनके नाक चपटे होते हैं, जैसे कि पग्स है या फिर बॉक्सर्स हैं या फिर बुलडॉग्स हैं, इनके नाक चिपटे होते हैं और इनको अगर आप चेहरे के ऊपर पानी डालेंगे तो सांस की नली में पानी जाने की संभावना बढ़ जाती है। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ बता दूँ कि
जब आपके डॉगीज़ का टेम्परेचर हाई हो गया, ये आप मार्क करेंगे कि उस वक्त टेम्परेचर 104, 105, 106 हो गया। जैसे जैसे आप पानी डालने लगेंगे या आइस कूल्ड वाटर डालने लगेंगे या फिर टॉवेल्स को रैप कर देंगे उसके एब्डोमेन में, नीचे वेंट्रल पार्ट में, तो टेम्परेचर डाउन होने लगा। एक चीज़ और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, शायद आपको कोई और नहीं बताए, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं जो भी बताऊंगा वो टेक्निकल होगा, साइंटिफिक होगा और ऑथेंटिक होगा। तो यहाँ पे आप अपने डॉगीज जिसको आप ठंडा कर रहे हैं, पहले मैंने बताया आपको कि फर्स्ट कूल देन ट्रांसपोर्ट। तो जिस कूलिंग के क्रम में ऐसा ना हो कि आप ऐसी गलती कर बैठे जिसकी लू लगने के बजाय, लू से तो बचा रहे हैं लेकिन दूसरी कंडीशन से इसकी जान न चली जाए, जैसा कि उसकी सांस के नली में पानी न जाए। तीसरी चीज़ ये बताऊँ मैं आपको कि जैसे आप ठंडा करने लगते हैं तो उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिरता है। तो आपका ये अब काम बनता है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि हर 5 से 15 मिनट के अंदर अपने डॉगीज़ का टेम्परेचर अवश्य लें। अगर आपको उसके रेक्टल में थर्मोमीटर लगाने में हेजिटेट होती है, झिझक होती है, बहुत से बच्चे या बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको एक सहज उपाय बताता हूँ। और ये उपाय मैंने अपने पूरे सर्विस दौर में, चाहे मैं विदेश में रहा, लीबिया में रहा या अफ्रीका में रहा, या मैं जब यहाँ प्रोफेसर एंड हेड के तौर पर भी वेटनरी कॉलेज रांची में काम किया, उस दौरान भी मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपने हॉस्पिटल ड्यूटी में, चाहे वो लीबिया में हो या अफ्रीका में हो या रांची वेटनरी कॉलेज में हो, मैं रेक्टल टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करता। अभी भी जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया, यहाँ भी मैं क्या करता हूँ कि थाई में, जैसे आप अपने बगल में थर्मामीटर लगाते हैं वैसे ही थर्मामीटर लगा दीजिए डॉगी के थाई में, अगले पैर में नहीं, पिछले पैर, आप चाहे तो अगले पैर में भी लगाएं और इसको 2 मिनट तक रखें। जो टेम्परेचर आता है उसमें 1 डिग्री आप ऐड कर दें। जैसे कि 102 आया तो उसको 103 बना दें, क्योंकि माउथ और रेक्टल ये दोनों का टेम्परेचर एक ही होता है। तो जैसे आप बगल में अपने टेम्परेचर लेते हैं, आर्मपिट में लेते हैं, उसका टेम्परेचर और थाई का टेम्परेचर लगभग एक होता है। तो यहाँ रेक्टल टेम्परेचर और ह्यूमन में माउथ टेम्परेचर है, तो आप थाई टेम्परेचर को रेक्टल टेम्परेचर से 1 डिग्री बढ़ा दें। तो आपका काम ये है कि अब आप 5 मिनट में, जैसे मैंने प्रक्रिया बताई, हमेशा 5 से 10 मिनट में बड़े आसान तरीका बताया। आप थर्मामीटर को लें, जो आप अपने घर में थर्मामीटर रखते हैं, उसी थर्मामीटर को सुखाया जाता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्डर और जो भी हो, तो आप उसे थर्मामीटर्स को यूज़ करें जो आप अपने घर में अपने लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि आप रेक्टम में नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थर्मामीटर को धो करके आप अपने पर्सनल यूज़ में भी ले सकते हैं। तो 5 से 15 मिनट के अंदर इस टेम्परेचर को नोट करें। अगर इसका टेम्परेचर 103 डिग्री या 37, 38, 39 तक 103 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ और 38, 39 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, आपका थर्मामीटर जिसमें हो या तो फ़ारेनहाइट में होगा या डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में है तो 39 टेम्परेचर जैसे उस थर्मामीटर में पहुंचता है तो आप कूलिंग का जो प्रक्रिया है आपकी उसको बंद कर दें। या अगर फ़ारेनहाइट में है तो जैसे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट में पहुंचता है तो आप अपने कूलिंग की प्रक्रिया को बंद कर दें। कारण इसका मैं अभी बता दूं जो बड़ा ही घातक है। क्या है कि जैसे आप इससे और कूलिंग करेंगे तो टेम्परेचर 103 से घटकर 101, 102 यहाँ तक कि 100 के नीचे चला जाएगा। जैसे ये टेम्परेचर 100 के नीचे जाएगा उसको हम हाइपोथर्मिया, पहले आपके डॉगी का टेम्परेचर हाई था वो हो गया हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया से घट के अभी हो गया हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया ज़्यादा जानलेवा है हाइपरथर्मिया से। 1 डिग्री टेम्परेचर को घटाना बहुत आसान है। आप 20 मिनट में, 15 मिनट में आप देखते होंगे कि जब आपके घर में कोई बच्चा बीमार पड़ता है, जब उसका टेम्परेचर 106, 105 हो जाता है तो आप ठंडे पानी की पट्टी उसके सर पे देते हैं, पूरे शरीर को पोंछते हैं, जिसके क्रम में 15 मिनट के अंदर ही उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 102, 3, 4 आता है। उसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर तो घटा दिया आपने अपने डॉगी का, लेकिन जब वो 90 और 100 आ जाएगा तो हाइपोथर्मिया। अब इसका 1 डिग्री भी टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहेंगे तो इतनी आसानी से वो नहीं बढ़ेगा। ये मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ये कहा गया है कि हाइपोथर्मिया, लो टेम्परेचर, शरीर का ठंडा होना ज़्यादा घातक है शरीर के ऊंचे तापमान से। इसको आप ध्यान रखें।
तो जैसे आपके डॉगीज़ का टेम्परेचर 103 हो गया या 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, आप ठंडा करने की कूलिंग जो प्रक्रिया है उसको आप बंद कर दें और इसी क्रम में आप अपने निकट के जो विशेषज्ञ हैं इसके उनके पास जाएं और इसका इलाज कराएं। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से इलाज के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या करें इमीडिएटली। कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो टेक्निकल भी हैं, वो कुछ इलाज भी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रैक्टिकली इतने जानकार हैं कि वो पानी वगैरह भी चढ़ा लेते हैं। तो उनके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से दे देना चाहता हूँ कि जैसे लू लगने का जो केस है वो अगर आपके पास पहुँचता है तो आप क्या करें। आप इमीडिएटली उसको अपने तरफ से उसको बचाने की कोशिश करें। पहले जांचें कि क्या कंडीशन है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तो इसको ऑक्सीजन थेरेपी की भी आवश्यकता है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब आपके डॉगी का टेम्परेचर हाई हो गया लू लगने के कारण, तो एक समय आता है जब वो पेंटिंग बंद करता है। वो कब बंद करता है? जब हाई टेम्परेचर की वजह से उसके मस्तिष्क का, जो मैं पिछले वीडियो में बताया कि थर्मो रेगुलेटरी सेंटर डिस्टर्ब हो जाता है, जो हाइपोथैलेमस है, तो उस वक्त आपके डॉगी पेंटिंग बंद कर देते हैं। तो जैसे डॉगी पेंटिंग बंद करेगा हाई टेम्परेचर, हाई लू लगने के कारण, तो हीट का जो डिसिपेशन है, जो हीट निकल रहा था वो रुक जाएगा और ये जानलेवा कंडीशन है। जैसे आपकी डॉगी हीट स्ट्रेक होने के बावजूद भी अगर वो पेंटिंग बंद कर दिया तो आप इमीडिएटली शिफ्ट करें अपने डॉक्टर के पास, नहीं तो ये जानलेवा हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं कि ऑक्सीजन थेरेपी भी देंगे और इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, शॉक के कारण होता है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण मृत्यु होती है, विस्तार से मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे फ्लूइड थेरेपी की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो आपसे मैंने शेयर किया। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, इसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का अवश्य उत्तर दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।